अब एक कदम आगे चलते हैं, कैलकुलेशंस देखते हैं। अब आप बताइएगा एक क्वेश्चन आपके जरिए कि आप अगर मार्केट में एंट्री किए, पैसिव काम कर रहे हो तब धन ज्यादा इकट्ठा कर पाओगे, या एक्टिव काम कर रहे हो तब ज्यादा धन इकट्ठा कर पाओगे? मतलब मार्केट में पैसा लगा करके छोड़ दिए और मार्केट में ऐसे ऐसे करके चल रही है, एक्टिव काम कर रहे हो, यहां सेल, यहां बाई, यहां सेल, यहां बाई, तब ज्यादा अच्छा है? या सिंपल अपना एक महीने का टाइम डेट फिक्स किए हो, उस दिन ले जा करके वहां पैसा जमा कर दे रहे हो? दोनों में ज्यादा बढ़ोतरी के चांस कहां पर हैं? पैसिव आप बोलिए प्रतीक जी, एक्टिव आप बोलिए, पैसिव आप बोलिए, आप बोलिए एक्टिव। 100% राइट आंसर है एक्टिव, क्योंकि एक्टिव में आपको पता है कि मार्केट हाई पर आ गई है तो आप तुरंत सेल कर देंगे, और एकदम बॉटम पर आ गई है तो बाई कर लेंगे। जबकि पैसिव में हो सकता है आज आप पैसा डाले तो मार्केट यहां हो, अगले महीने पैसा डाले तो मार्केट यहां हो, अगले महीने पैसा डाले तो मार्केट यहां हो। तो आप देखिए इसके उतार चढ़ाव पर रैपिडली, रैंडमली अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट नहीं पता है। जैसे मान लो मार्केट ऐसे करके यहां तक आई, अब मार्केट गिर रही है, अगर आपने कोई चीज 49 रुपए में खरीद लिया और आपको पता है परसों जो है वो 39 रुपए में हो जाएगी, तो ज्यादा अच्छा कौन सा है खरीदना? मार्केट गिरावट पर है, यहां आपने पैसा डाला तो 49 रुपए दिखा रहे थे, और मार्केट गिर करके वो 39 रुपए पर आ गए। आज आपको यहां खरीदना ज्यादा अच्छा है कि यहां खरीदना ज्यादा अच्छा है? लेकिन जब आप एक्टिव की जगह पैसिव में होते हो तो आप सीधा पैसा लगा देते हो, आपको ये नहीं पता होता कि वो 49 है या 39। लेकिन जब आप एक्टिव हो जाते हो, अब आप यहाँ क्लास पढ़ रहे हो, चार्ट्स एनालिसिस करते हो, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड है, सबके दायरे हैं, आपको पता चल गया नहीं अभी इतनी नहीं, अभी और डिप हो जाने दो, मैं और सस्ते में खरीद लूंगा, तो एडवांटेज मिल गया ना। तो एक्टिव होने से आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो कंपैरिजन पैसिव। लेकिन यह बात उन पर लागू नहीं होती जिन्होंने क्लास नहीं पढ़ी है, जिन्होंने एक्टिवली बैठ करके किसी भी मेंटोर के साथ अपने आप को प्रैक्टिस नहीं किया है, और घर की महिला है, ऐसा समाज है, तो फिर आप उनको सिर्फ पैसिव के बारे में सजेस्ट करोगे ना? क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? तो आपने यहाँ पे आंसर तो बिल्कुल सही दिया है कि यहां पर जो पैसे का ग्रोथ होगा वो एक्टिव में ज्यादा अच्छा ग्रोथ होगा। आगे चलते हैं, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स कंपेयर ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड। 5 साल का पीरियड हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ठीक? कैलकुलेशन कहां तक का कर रहे हैं? 5 साल का। बाकी मैंने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल सबका कंपैरिजन करके दिखा दिया है। तो इसमें आपकी साइकोलॉजी क्या है पैसा लगाकर कब तक छोड़ने के लिए? आप बोलिए। मान लीजिए आज क्लास पढ़ ली, कल से स्टार्ट करने वाली है, तो इसकी साइकोलॉजी आपके दिमाग में क्या चल रही है? लॉन्ग टर्म कितने ईयर्स के लिए? ठीक, अब आपने लॉन्ग टर्म तो बोल दिया, लेकिन याद रखना लॉन्ग टर्म बोलना आसान होता है, लॉन्ग टर्म तक धैर्य बना के रखना बहुत टफ होता है। तो इसके कुछ तरीके हैं, इसको गोल से जोड़ दीजिए, सब्जेक्ट से जोड़ दीजिए। मैंने आपको क्या कहा, जब सब्जेक्ट जुड़ जाता है किसी चीज से कि नहीं मैंने इसे आगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए रखा है, नहीं मैंने इसको शिक्षा के लिए रखा है, मैंने इसको घर बनाने के लिए रखा है, मैंने इसे अपने बुढ़ापे के लिए रखा है, तो आप इसको गोल से जोड़ देते हैं। तो जब आप इसको कभी तोड़ते हैं तो आपके पास एक गोल होता है, तो आप गोल ओरिएंटेड करिएगा, हमेशा इसको सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिएगा। बिना सब्जेक्ट ओरिएंटेड रैपिडली अगर आप इसको रैंडम कर रहे हैं तो एक दिन आपके पास सबसे बड़ा हिंदुस्तान और यूपी और बिहार के सबसे बड़ा चैलेंज, सॉरी फॉर इट, जैसे ही उनको समस्या आएगी वो पहले घर का गुल्लक तोड़ते हैं, वो दूसरा ऑप्शन ही तलाशते हैं। पहले उनके नजर में क्या आता है, वो मेरा कहां है जिसपे छेद कर देंगे, फटाफट नोट है नोट गिरना शुरू हो जाएगी। तो आपकी ये समस्या है, तो आप दूसरे ऑप्शन भी तलाश सकते थे ना, लेकिन आपके दिमाग में शॉर्टकट में क्या आता है, वो गुल्लक कहां है, तो आप इसको तोड़ देते हैं। तो आप यदि अगर इस डिसिप्लिन के साथ आज की क्लास को मैच्योर हो गए और आपने कसम खा ली साइकोलॉजिकल मजबूत, और मैं तो ज्यादा अच्छा ही कह रहा हूं कि इन्वेस्ट करो ऐप डिलीट करो, इन्वेस्ट करो ऐप डिलीट करो, फिर इन्वेस्ट करो, क्योंकि तुम खुरापात हो। हमें अपनी ताकत पता होती है ना, हर व्यक्ति को अपनी ताकत पता होती है। आईएएस का एग्जाम देने जाता है उसे पता होता है पूरा परिवार मिलकर ना निकाल पाएगा, लेकिन फिर भी क्या कहता है, जा रहे हैं देख ही आते हैं, इसी बहाने कानपुर सेंटर गया है
मूर्खता कर रहे हो ना। एक तो एग्जाम ना निकलेगा, दूसरा माता पिता से लेकर के तुम ट्रेन की टिकट ले लिए, फिर तीसरा कानपुर घूमा है तो 10 20 50 100 रुपए और खर्च कर दिए। कर रहे हो ना नाटक। सीधा सीधा अपने आप को 2-4 थप्पड़ नहीं मार सकते हो कि ना निकलेगा, फिर आगे क्या करोगे, दूसरा काम कर लो। लेकिन नहीं, पहले बाल सफेद होगा, फिर कंफर्म्ड होगा कि मैं इसके लिए नहीं बना हूं, तब उसके बाद तुम दूसरा ऑप्शन ढूंढोगे, और फिर तुम किस ऑप्शन के लिए बचोगे जरा। बहुत सारे स्टूडेंट जो सामने सुन रहे हैं लाइव वो भी, और जो आप सब हैं वो भी, देखो भैया बहुत सारे बिना ज्ञान के फ्यूचर ऑप्शंस में कूद जाते हैं। उनको लगता है पैसा लगाएंगे नहीं तो सीखेंगे कहां से। 300 रुपए किताब बोल दो पूरी नानी कोमा आ जाता है। इधर भी पलटेगा किताब, इधर भी पलटे किताब, पूरा पढ़ डालेगा वही किताब, लेकिन नहीं खरीदेगा। बाद में बोलेगा आते हैं पापा से पूछ के। मतलब अब वो रामचंद्र की औलाद है, जब तक दशरथ जी से नहीं पूछेगा तब तक वो आगे कदम नहीं लेगा। और मूवी की टिकट वो बिना अपने परछाई को नहीं पता चलने देता है। देखो कितना योग्य आदमी है वो। किताब खरीदने के लिए उसको पूरे परिवार से सर्टिफिकेट चाहिए, और मूवी जाने के लिए उसके अपने सगे बाप को नहीं पता आज बेटा कहाँ गया है। ये हरकतें कौन कर रहा है? और उसके बावजूद भी आप कामयाबी के लक्षण ढूंढ रहे हो। हाँ तो फिर आप कामयाब हो, लेकिन जिस जगह आपने यूज किया है अपनी कामयाबी उस जगह आप यूज हो। बहुत साफ शब्दों में एज ए टीचर समझा रहे हैं कि आप न्यूटन का लॉ पढ़े हो, जौन क्रिया होगी उसी की प्रतिक्रिया होगी। जहां समय इन्वेस्ट किए हो रिटर्न में तथास्तु वही होगा। बिना पढ़े अगर कामयाब होने के लक्षण है तो फिर उसको तो भगवान ही बचाए। 5 साल का ले लिया आप लोग ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, कंपैरिजन शुरू। सिनेरियो सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से कर रहे हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उठाए और 1 लाख रुपए अपनी जिंदगी का लगाने जा रहे हैं। CAGR वैल्यू, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। क्लियर हो गया? CAGR को क्या कहेंगे आप? कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। 10% मान लिया गया, जबकि 10% मैंने नहीं जोड़ा था, 14, 16 ठीक ठाक परसेंटेज है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी 10% हो तो आपके ऊपर है, 10 की जगह 14 रखकर कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हम तो सिखा रहे हैं आपको। तो 10% के CAGR वैल्यू रख लिए। एक्सपेंस रेशियो कितना रख लिए? 0.2%, जबकि म्यूचुअल फंड में ज्यादा है ना। क्लियर हो गया? तो आप जो परसेंटेज चाहें यहां रख लें। म्यूचुअल फंड का 12% ले रहे हैं और एक्सपेंस रेशियो 1.5% ले रहे हैं। तुलना में इसको ज्यादा वेटेज दिए हैं, दिखाई दे रहा है ना। मैथ्स में देखिए, यहां दिए हैं 10%, यहां दिए हैं इनका एक्सपेंस रेशियो। इसका मतलब इस घोड़े में जीत कौन हासिल करने जा रहा है ना। देखने में तो ये वाला, क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा अभी से वेटेज मिल गया है ना। चलिए अब एक कदम आगे चलते हैं, यहां तक का पिक्चर क्लियर। एक कदम आगे चलिए, फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या है? स्टेप नंबर 1, ग्रॉस रिटर्न। देखिए ग्रॉस रिटर्न में एक्सपेंस नहीं जोड़े जाते हैं। ग्रॉस रिटर्न देखेंगे पहले। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट गुणे 1 प्लस CAGR वैल्यू की होल पावर ईयर, कितने साल के लिए छोड़े हो। ठीक, कितने साल लिए थे भैया वहां पे? ईयर कितना लिए थे? 5 इयर्स। CAGR वैल्यू कितना लिए थे? 10% एनुअल लिए थे ना। तो अब आपने देखिए ETF का जोड़ा, फ्यूचर वैल्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए गुणे 1 प्लस 10% 0.10 की होल पावर कितना साल? 5 साल। कैलकुलेशन क्या निकल कर आया? 1,61,000 इतना रुपए हम ETF के माध्यम से 10% के CAGR वैल्यू, 5 साल का इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो 0.02% की है। क्लियर? अब म्यूचुअल फंड को तुलना कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में सेम रकम, यहां पर 1 और यहां पर आपने 0. वहां पे आपने 12% लिया था ना, तो यहां पे लिखा 0.12%। साल कितना है? 5 साल। तो रिटर्न क्या निकल कर आया? 1,76,000 रुपए। तो हमको ये दिखाई दिया कि ये साहब जो हैं इस रेस को 10,000 या 15,000 रुपए से जीत रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया? एक कदम आगे चलिए। अब जरा इसी वैल्यू को थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन करिए, मैथ्स का फॉर्मूला लगाइए। अब इसी को 1 लाख कर दें
गुणे 1 प्लस 0.12%, सॉरी 0.10% की होल पावर 5 कर दें, इसको भी 10% दे दें, तो रिजल्ट कितना आएगा? सेम ना, क्योंकि देखिए सारा पैरामीटर क्या है, सेम हो गया। 10 अगर कर दें तो, लेकिन उसके बावजूद यहां पर आ गया 1,61,051, तो आपको लगा सर दोनों तो इक्वल आ गया ना, लेकिन उसके बावजूद भी बताइए इसमें जीत कौन रहा है? आप बोलिए। ETF, आप बोलिए। देखिए दोनों आंकड़े सेम आए हैं, लेकिन बताइए इसमें जीत कौन रहा है? अगर दोनों आंकड़े सेम आ रहे हैं फिर भी जीत कौन रहा है? ETF। आप बोले बेटा। श्योर हो ETF? क्यों? क्योंकि अभी यहां पे कॉस्ट वैल्यू नहीं जुड़ी ना, फ्लेक्सिबिलिटी आपको पता है इसमें ज्यादा मिलेगी, टाइम होराइजन ना। चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर इसमें जो आप सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें मिस कर रहे हो, कैपिटल सेफ, मतलब दोनों ने ग्रोथ इक्वल दी है, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम रिटर्न निकालेंगे, कैपिटल को कैश करेंगे, तो हमें टैक्स इफिशिएंसी मिल जाएगी, हमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, हमारा जो कॉस्ट है वो म्यूचुअल फंड थोड़ा ज्यादा पे कर रहा है, जबकि यहां पे जो हमारे कॉस्ट है वो कम है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? लेकिन उसके बाद फिर एक कदम आगे चलते हैं। अब हम वहां पे क्या, हमने वहां पर फीस ऐड ऑन किया था नहीं ना? क्लियर? वहां पे ग्रॉस निकाला था ना। अब यहां एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस कैसे निकाला जाता है? ग्रॉस रिटर्न माइनस ग्रॉस रिटर्न गुणे एक्सपेंस रेशियो गुणे ईयर। अब यहां क्या निकाल रहे हो आप? एक्सपेंस निकाल रहे हो, तो एक्सपेंस के लिए नेट रिटर्न्स निकाल रहे हैं। ETF का नेट रिटर्न कितना आया था? ग्रॉस 1,61,051 रुपए, माइनस फिर ग्रॉस रिटर्न गुणे एक्सपेंस रेशियो क्या जोड़े थे वहां? 0.02%। कितने साल के लिए? रिटर्न कितना आया? राइट? यहां पर देखिए नेट रिटर्न 1,76,000 था, जबकि यहां परसेंटेज क्या जुड़ा था? 12%। ये वैल्यू किसकी थी? 12%। इसको 10% कर देंगे तो सेम वैल्यू, 10% कर देंगे सेम वैल्यू। यहां पर 0.05%, सॉरी 0.01% जोड़ा गया था, 15 पैसा गुणे 5 साल, कितना आया वैल्यू? 1,63,000। आपको पता है कि अगर हम लोग खाली इसको किससे जोड़ देते हैं? सेम फिगर से जोड़ देते हैं, तो आप देखिए किसकी कॉस्ट बढ़ गई यहां ना। ये वाली कॉस्ट ये ज्यादा लगाता है ना, पीछे पड़ चुके हैं, इसकी वजह से आप लास्ट में जब देखोगे तो ये वाला इससे थोड़ा बहुत कम हो गया ना। और बाकी सारे फैक्टर अभी भी इसके प्लस के ऊपर हैं, जहां आपका फंड सिक्योर है, जहां आपको लिक्विडिटी मिल रही है, जहां फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, जहां रिटर्न का रेशियो एक अच्छा खासा है, जहां पे आपकी फीस कॉस्ट बहुत कम है। क्लियर हुआ? तो इस सिनेरियो में आपको क्या समझ में आया कि कौन जीत गया? ETF। हो सकता है वहां 2-4 हजार रुपए म्यूचुअल फंड एक्टिव मैनेजर होता है, तो हो सकता है कि वो आपको 2-4-10 हजार रुपए ज्यादा करा दे, लेकिन आपको पता है कि वहां पर फंड की सिक्योरिटी 100% नहीं दे सकता, तो इस फैक्टर को तो आप कभी मिस कर ही नहीं सकते ना। क्लियर हो गया? अब इस वाले में अगर देखा जाए तो ETF की जो फाइनल वैल्यू बनी थी वो 1,59,000 रुपए बनी, म्यूचुअल फंड का जो फाइनल वैल्यू बनी वो 1,63,000 रुपए बनी। लेकिन बताइएगा इसमें 10%, इसमें क्या 12%, 2% जो एक्स्ट्रा हुआ है, क्या वो छोटी वैल्यू है? जरा उसको जो अभी SIP कैलकुलेटर में किए थे, जरा 10% की वैल्यू एक तरफ लिखते जाना और एक तरफ 12% की वैल्यू लिखते जाना, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि कंपाउंडिंग में कितना बड़ा अंतर आ गया। हमने इसको 10% पे जोड़ा, इसको 12% पे जोड़ा, फिर भी इनके बीच में 4,000-5,000 का अंतर आया। और अगर इसको 12% के साथ जोड़ देते तो यह इसके काफी ऊपर निकल गया होता। लेकिन एक्टिव
एक्टिव मैनेजर होता है यहाँ पर, इसलिए म्यूचुअल फंड को लोग ज्यादा एक्साइटेड मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कौन बैठा होता है? एक्टिव एडवाइजर बैठा होता है, एक्टिव आदमी बैठा होता है, जो लगातार आपके मनी को सर्कुलेट कर रहा होता है, डाइवर्सिफाई कर रहा होता है, एक जगह से एक जगह मनी मैनेज कर रहा होता है। क्लियर हो गया? तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा पैसा ज्यादा बन जाता है। कोई डाउट? बात समझ में आ गई? और यहां आप पैसिव कर रहे होते हो, जब मर्जी होती है, जैसे होती है, आप करते चले जाते हो। कोई डाउट है? लेकिन अगर आप इसको सीख ले गए हो तो आप यहां पर भी एक्टिव मैनेजमेंट चार्ट्स को देखते हुए भी कर सकते हो। तब सोचो कि ये इसके कितना ऊपर, एक तो ये आपका कैपिटल सेव किया, आपको लिक्विडिटेट किया, आपको फ्लेक्सिबल एटीट्यूड दिया, उसके बावजूद अगर आप इसको थोड़ा एक्टिव मैनेज करो, तब फिर आप इसमें से भी वो लाभ निकाल कर ले आओगे कि आपका कैपिटल भी सुरक्षित रहेगा और आप म्यूचुअल फंड के कंपैरेटिवली इसमें एक अच्छा रिटर्न लेकर के आ जाओगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट? किसी प्रकार का चैलेंज?